तो प्यारे साथियों, आज हम देखेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो पर पूरा लास्ट तक देखिएगा आप लोग, समझ में आएगा ज़रूर, क्योंकि अच्छा से ज़रूर पढ़ाएंगे। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो हम इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा देते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे दूध से दही जमना, दूध से दही में परिवर्तन, तो यहाँ रासायनिक परिवर्तन होता है। फिर दही को दूध में नहीं बदला जा सकता है, लेकिन भौतिक परिवर्तन में फिर पदार्थ को दूसरे पदार्थ में बदला जा सकता है। तो यहाँ रासायनिक अभिक्रिया, इसका मतलब यह है कि रासायनिक परिवर्तन से रिलेटेड होगा। और इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, जैसे अभिक्रिया पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, फिर रासायनिक समीकरण क्या होता है, अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद ये भी पढ़ना है उपचयन अपचयन अभिक्रिया कैसे होता है। और उसके अंदर ये पढ़ना है कि भोजन जो हम सुबह बनाते हैं तो शाम में ख़राब हो जाता है, क्यों महकने लगता है। जो हमारा चिप्स जो खाते हैं, ये सब कुरकुरे यार, तो इसमें ऑक्सीजन निकाल के नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है, लोहे में जंग क्यों लगता है, उसको कैसे बचाया जा सकता है। तो ये सब कुछ पॉइंट है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। और ये जो एकदम चैप्टर जो पूरा दैनिक जीवन से के घटना से ही असंबद्ध चैप्टर है। तो देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, केमिकल रिएक्शन। तो इसका परिभाषा है कि जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ संयोग कर नया पदार्थ बनाता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ संयोग कर नया पदार्थ बनाता है तो वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि लोहा है, अब लोहे को खुला वातावरण में छोड़ देंगे तो ये जल वाष्प के साथ अभिक्रिया कर लेगा और ये क्या बनाएगा, फेरस ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पर लोहा किसी दूसरे पदार्थ अर्थात जल वाष्प, यहाँ दूसरा पदार्थ क्या हो गया, जल वाष्प हो गया, उसके साथ संयोग कर नया पदार्थ बना रहा है। तो यहाँ क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। जैसे मान लीजिए कि कोई मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पदार्थ को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, विदाउट नहीं जलेगा। तो जब जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ क्या है, मैग्नीशियम को किसी दूसरे पदार्थ अर्थात ऑक्सीजन, मतलब दूसरा पदार्थ हो गया, ऑक्सीजन के साथ अगर जलाते हैं तो यहाँ पर फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है, या रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, फेरस ऑक्साइड का बनना रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन होता है नहीं। तो ये रासायनिक जो परिवर्तन होता है ना, उसे रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। जैसे अगर मैग्नीशियम रिबन का दहन होने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन, मैग्नीशियम रिबन का दहन होने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन। दूसरा लोहे में जंग लगना। तो ये हमने तो पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि कैसे हम पता करें कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कुछ मापदंड होगा, जैसे कोई पदार्थ में कुछ परिवर्तन हो गया, रंग में परिवर्तन हो गया, ताप में परिवर्तन हो गया, कलर में। तो ये सब जो कुछ परिवर्तन है, इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है नहीं हुई है। जैसे कि मान लीजिए कि चूना को जो जल में डाल देते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि वहाँ पर गर्म हो जाता है। तो क्या है, यहाँ पर गर्म होने मतलब ताप में परिवर्तन हो गया। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है। तो ये आप लोगों ने देखा है, क्योंकि ये घरेलू घटना है। जब आप लोग घर रांगते होंगे तो चूना को डालते होंगे जल में तो गर्म हो जाता है। तो इसके आधार पर पता चल जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और जैसे हो गया कि आप लोग घर में खाना बनता है तो वहाँ मेथेन गैस होता है, एलपीजी जो सिलेंडर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो उष्मा निकलता है, ताप में परिवर्तन होता है। तो ये सब क्या है कि ताप में परिवर्तन हो रहा है। तो ये कुछ मापदंड है जिसके आधार पर हम बता सकते हैं कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो अगला टॉपिक यही पढ़ने वाला है कि कैसे पता करें कि क्या आधार है कि रासायनिक अभिक्रिया ही हुई है। तो अगला टॉपिक जरूर देखिएगा और वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगला टॉपिक देखेंगे हम अपना कि किस आधार पर बताया जा सकता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है और किस आधार पर बताया जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। हमने तो पढ़ लिया ना कि रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्या होती है। लेकिन अब हम यह देखेंगे कि मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई तो आखिर हम कैसे जानें कि वो रासायनिक अभिक्रिया ही हुई है। तो इसका देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया कुछ आधार हैं, उसके बाद किस आधार पर बताया जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो इसके कुछ मापदंड हैं, तो इसके आधार पर बताया जा सकता है। पहला है कि अवस्था में परिवर्तन। जैसे कोई पदार्थ है और उसका कोई नया पदार्थ बन गया कुछ समय में, तो हम यह कह सकते हैं कि नया पदार्थ बना है तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो भौतिक परिवर्तन द्वारा बना होगा तो नहीं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन द्वारा बना होगा तो वहाँ रासायनिक अभिक्रिया होगा।
अगला है कि रंग में परिवर्तन, कोई पदार्थ है उसका रंग बदल गया तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होगा। तीसरा है कि गैस का उत्सर्जन, जैसे कोई पदार्थ जब कोई नया पदार्थ में परिवर्तित होता है तो वहाँ गैस का उत्सर्जन होता है, तो इस आधार पर बताया जा सकता है कि वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है, रासायनिक अभिक्रिया। चौथा है कि तापमान में परिवर्तन, तो अगर टेम्परेचर में परिवर्तन हो जाता है तो कहा जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो यह कुछ 4 मापदंड है जिसके आधार पर बताया जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले, नहीं तो नोट्स हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से नोट्स अच्छे से देख लीजिएगा। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको प्योर एनसीईआरटी है, भारतीय वन नहीं है, प्योर एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव या प्रत्येक टॉपिक उस मतलब इस चैप्टर से कवर आपका हो जाएगा। प्योर एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ और साइड बुक नहीं है, क्योंकि परीक्षा में आपको एनसीईआरटी पूछा जाएगा। अगला चैप्टर, अगला जो बुक है वो तो पूछा ही नहीं जाएगा, क्योंकि इस बार भी जो एग्ज़ाम हुआ 2022 में, तो इसमें भी आपका प्योर एनसीईआरटी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी था। तो अगला साल भी 2023 में भी रहने वाला है, जो भी साल हो तो एनसीईआरटी में पढ़ाने वाला हूँ। तो अगला टॉपिक देखेंगे कि अब रासायनिक अभिक्रिया हो तो उससे कैसे व्यक्त करें। तो इसके लिए कुछ इक्वेशन होते हैं, तो रासायनिक समीकरण होता है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया पढ़ ली तो अब रासायनिक इक्वेशन होगा, रासायनिक समीकरण, तो अब रासायनिक समीकरण को पढ़ेंगे। और जैसा कि हमने पढ़ लिया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो अब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे व्यक्त करें, तो इसे हम रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। तो आगे समझते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो ये है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण है। जैसे कोई अभिक्रिया हुआ तो उसका संक्षिप्त निरूपण के आखिर किस तरह से उसका छोटा करके समझाया जा सके, वो रासायनिक समीकरण होता है। जैसे देखिए कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम का दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब मैग्नीशियम का दहन होता है, जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसको संक्षिप्त रूप में कैसे लिखना है, ये तो हमारा हो गया रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। और रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण होता है। तो इसका संक्षिप्त निरूपण कैसे लिखा जाएगा, यही रासायनिक समीकरण है। तो इसे लिखने के लिए देखो, इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है कैसे, तो Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। संक्षिप्त निरूपण ठीक से देखिए फिर से कि इसका संक्षिप्त निरूपण है मैग्नीशियम किसके उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन से जुड़ गया, दहन किया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मतलब इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसका दहन हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो ये हमने देख लिया कि रासायनिक अभिक्रिया को छोटा रूप में जब लिखा जाता है वही रासायनिक इक्वेशन होता है। और इसे इस तरह से लिखा जाता है कि जैसे ऑक्सीजन और मैग्नीशियम की अभिक्रिया हुई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे कि आखिर इसमें ये मैग्नीशियम क्या है, ऑक्सीजन क्या है, और इसके बाद तीर के निशान से पहले कौन सा होता है और इसके बाद क्या होता है, तो ये हो गया। तो अब हमारा अगला टॉपिक है कि अभिक्रिया, अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। तो अब देखेंगे अभिकारक और उत्पाद। तो अब हम देखने वाले हैं अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण का ये इक्वेशन हो गया। और देखेंगे अभिकारक और उत्पाद। तो अभिकारक रिएक्टेंट कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, या रासायनिक समीकरण में जो बाएं वाले पदार्थ होते हैं, बाएं हाथ की ओर जो पदार्थ होते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। रासायनिक समीकरण के बाएं भाग वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है, तो यह मैग्नीशियम ले रहा है और ऑक्सीजन ले रहा है। इसके फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो भाग कौन ले रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो ये हमारे हो गए अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं रासायनिक इक्वेशन के बाएं वाले भाग वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। तो ये रासायनिक इक्वेशन हो गया। तो इसके बाएं वाले भाग ये हो गए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है, मैग्नीशियम ले रहा है ऑक्सीजन, तभी ना मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो अभिकारक कौन होगा, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो समझ गए। फिर से एक बार और देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, या रासायनिक इक्वेशन के बाएं भाग वाले जो पदार्थ होते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। तो रासायनिक इक्वेशन ये हुआ, इसके बाएं वाले भाग अभिकारक कहलाएंगे। या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन भाग ले रहा है रासायनिक अभिक्रिया में, तो ये अभिकारक हमारे कहलाएंगे।
अब देखते हैं दूसरा है कि उत्पाद क्या होता है, प्रोडक्ट। अभी अभिकारक में कोई पदार्थ भाग लिया तो प्रोडक्ट बनेगा, तो उत्पाद क्या होगा कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया हुआ उसके फलस्वरूप जो उत्पाद बना, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब दहन हुआ मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा उत्पाद कहलाएगा, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये हमारा रिएक्टेंट अर्थात ये अभिकारक कहलाएगा। तो ये है, या रासायनिक समीकरण के दाएं वाले भाग वाले पदार्थ उत्पाद कहलाएंगे। रासायनिक समीकरण के, ये हमारा रासायनिक समीकरण है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके दाएं वाले भाग, तो ये दायां वाला भाग मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये हमारा उत्पाद कहलाएगा। समझ गए कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ये दोनों में रासायनिक अभिक्रिया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में, तो हमारा बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा बन रहा है, ये उत्पाद हो गया, और ये पदार्थ अभिकारक। तो अब समझ में आ गया होगा कि जो पदार्थ भाग लेता है अभिकारक, और जो बन जाता है उत्पाद। सिंपल है। तो अब हम अगला नया टॉपिक देखते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण है, और अब रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है ये हम देखेंगे। तो पहला है कि रासायनिक अभिकारक को बाईं ओर तथा उत्पाद को दाईं ओर लिख लिया जाता है। अभिकारक को बाईं ओर और उत्पाद को दाईं ओर लिख दिया जाता है। जैसे देखिए, ये अभिकारक हो गया, इसको बाईं ओर लिखे हैं, उत्पाद है तो दाईं ओर लिखे हैं। अगला है कि अभिकारक और उत्पाद को तीर के चिन्ह से अलग किया जाता है। तो यहाँ पर यह अभिकारक हो गया Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और उत्पाद हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दोनों को जो है ना तीर के चिन्ह से अलग किया जाता है। ये तीर का चिन्ह हो गया, इससे अलग किया जाता है। तीसरा, दो अभिकारक या दो उत्पाद को प्लस के चिन्ह से जोड़ते हैं। दो अभिकारक या दो उत्पाद को, जैसे दो अभिकारक हो गया, इसको हम प्लस के चिन्ह से जोड़ेंगे। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को प्लस के चिन्ह से जोड़े हैं, और यहाँ पर उत्पाद क्या है, एक ही उत्पाद। अगर दो रहता, जैसे यहाँ पर अगर दो रहता तो प्लस के चिन्ह से जोड़ता है, एक है तो जोड़ना ही नहीं है। तो यही है कि दो अभिकारक या दो उत्पाद को प्लस के चिन्ह से जोड़ते हैं। अब अगला है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लिया जाता है। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लिया जाता है, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है एकदम। ये रासायनिक समीकरण को संतुलित कर जाता है, इसे हम अब नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि क्यों रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के कौन से नियम है, कैसे किया जाता है। तो ये हम अगला बार देखेंगे। तो इससे पहले हमने जो उदाहरण दिया होगा सेम टू सेम ऐसा दिया होगा, लेकिन इसका ये गलत रूप है। यहाँ पर क्योंकि यहाँ दो ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, संतुलित नहीं है। यही हमको अगला टॉपिक में पढ़ना है कि रासायनिक समीकरण संतुलन का क्या महत्व है और इसे कैसे करते हैं। तो आपने देख लिया कि रासायनिक समीकरण कैसे व्यक्त किया जाता है। फिर से एक बार और देख लेते हैं कि अभिकारक को बाईं ओर तथा उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारक को बाईं ओर, उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है। उसके बाद अभिकारक और उत्पाद को तीर के चिन्ह से अलग किया जाता है। अभिकारक और उत्पाद को तीर के चिन्ह से अलग किया जाता है। दो अभिकारक या दो उत्पाद को प्लस के चिन्ह द्वारा जोड़ा जाता है। तो ये दो अभिकारक और दो उत्पाद को प्लस के चिन्ह से जोड़ते हैं। उसके बाद रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लिया जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक होगा कि आखिर रासायनिक समीकरण को संतुलित करते क्यों है, इसका महत्व क्या है। तो अब नया टॉपिक देख रहे हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है। संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हम जानते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार कि कोई भी पदार्थ का नष्ट नहीं होता, ना ही नया पदार्थ का निर्माण होता है और ना ही नष्ट होता है। वो पदार्थ जो होता है एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, लेकिन कोई नया पदार्थ बनता नहीं द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार। तो यही है कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया के फलस्वरूप तथा अभिक्रिया के पहले द्रव्यमान नियत होता है। यह जो सिद्धांत है इसके अनुसार कि अभिक्रिया के फलस्वरूप तथा अभिक्रिया के पहले जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा नियत होता है। इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लिया जाता है। समझ गए। जैसे हो गया कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन MgO बना रहा। अब यहाँ आप देखिए कि मैग्नीशियम कितना है, अभी कारक में मैग्नीशियम 1, यहाँ मैग्नीशियम 1 है। यहाँ अभिकारक में ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो ये हमारा द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का पालन नहीं कर रहा है। समझ गए। ये द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार पालन नहीं कर रहा है। तो इस
तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा इसको, क्योंकि संतुलित रासायनिक समीकरण का यूज होगा यहाँ पे। संतुलित रासायनिकरण, सॉरी, देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है, मैग्नीशियम यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पर मामला गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पर हमको ऑक्सीजन 2 करना पड़ेगा। तो मान लीजिए ऑक्सीजन 2 करना है तो यहाँ 2 से गुना करेंगे, तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम 2 हो गया ना, यहाँ तो मैग्नीशियम 1 है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा। अब क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब इसका महत्व है, क्योंकि अभिक्रिया से फलस्वरूप और अभिक्रिया के पहले जो द्रव्यमान होता है वो फिक्स होता है, ना ही उसमें कोई बढ़ोतरी होता है, ना ही कटौती होती है, ना ही कम होता है, ना अधिक होता है। इसीलिए इसका बहुत महत्व है। तो ये आपको अब ध्यान देना पड़ेगा। इससे पहले हम यहाँ पर संतुलित नहीं करते थे, लेकिन अब हमको संतुलित करना पड़ेगा, क्योंकि इस टॉपिक से आगे जहाँ भी जितना पढ़ना है वहाँ पर संतुलित करना पड़ेगा। समझ गए? तो यही है। अब हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है और कौन कौन से नियम है। तो ये अब हम पढ़ने वाले हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के कुछ नियम। तो अब हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो नियम है रासायनिक समीकरण को, उसे हम पढ़ने वाले हैं कि दोनों ओर पर, पहला है कि दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को बराबर कर लिया जाता है। देखिए जैसे हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ क्या है कि मैग्नीशियम तो 1 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ पर 1 है। तो हमने पिछले जो टॉपिक था उसमें क्या कहता, 2 से यहाँ गुना कर दिया था, यहाँ 2 से, तो मैग्नीशियम 2 हो गया था, ऑक्सीजन 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और मैग्नीशियम 2 हो गया। तो ऐसा ही कि दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या को बराबर कर लिया जाता है, तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा, तत्वों की भौतिक अवस्था को लिखा जाता है। जो तत्व भाग ले रहे हैं अभिक्रिया में, अभिकारक और प्रोडक्ट दोनों के भौतिक अवस्था को दर्शाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो अभिकारक है, जो बाएं साइड वाले, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, यहाँ गैसीय स्टेट में है। तो ये हमारा भौतिक अवस्था हो गया कि आखिर जो हमारी अभिकारक बना है और जो उत्पाद बनेगा वो सब किस अवस्था में है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये गैसीय अवस्था में है, किससे भी क्रिया कर रहा है, तो हाइड्रोजन से कर रहा है, ये भी गैसीय अवस्था में है, और CH3OH ये बना रहा। समझ गए? अब यह कि तीसरा, कभी कभी अभिक्रिया ताप दाब उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है तो उसे तीर के चिन्ह के ऊपर लिख लिया जाता है। देखिए कोई अभिक्रिया जो होती है टेम्परेचर में, जो अधिक टेम्परेचर होगा कोई अभिक्रिया, तो कोई कम टेम्परेचर होगा, कोई दाब की उपस्थिति में प्रेशर लगाएंगे तब। तो ये सब जो अभिक्रिया है, जब इसकी उपस्थिति में कोई अभिक्रिया होती है तो उसको तीर के चिन्ह के ऊपर लिख लिया जाता है। यहाँ पे ये तीर के चिन्ह है ना, तो ऊपर लिख लिया जाता है। जैसे कि देखिए जो हमारा भोजन बनता है पतियों द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ जैसे भोजन बनता है तो उसमें किस प्रकार भोजन बनता है, तो यही अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया कि 6CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड का 6 मॉलिक्यूल, H2O जल का 12 मॉलिक्यूल, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के साथ, क्लोरोफिल जब रहता है तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाता है, 6CH2O से ग्लूकोज बनाता है। ये एक्वस फॉर्म में होता है। 6H2O कार्बन डाइऑक्साइड का 6 मॉलिक्यूल एक्वस में रहता है तथा प्लस होगा यहाँ पे, और 6H2O तो जल बनाता है यहाँ पे एक्वस फॉर्म में। लेकिन कह रहा है ना कि ताप दाब को ऊपर लिख लिया, तो ये देखिए सूर्य प्रकाश मतलब ताप की उपस्थिति में यह भी क्रिया हो रही है, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो क्लोरोफिल भी लिख लिया गया, ऊपर या नीचे कहीं लिख सकते हैं, तो ऊपर लिख लिए प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल यहाँ हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैसीय स्टेट में है, H2O ये भी गैसीय स्टेट में होगा, और 340 ATM, ATM जो होता है हमारा एटॉमिक ATM, ये प्रेशर को नापता है। तो ये प्रेशर की उपस्थिति में, दाब की उपस्थिति में, तो इसको हम ऊपर लिख लिए हैं, और तीर के चिन्ह के ऊपर लिख लिया जाता है। तो 340 ATM को ऊपर लिख लिया गया है, और बन क्या रहा है, तो CH3OH मेथनॉल बन रहा है। तो ऐसे हम निरूपित करते हैं। फिर एक बार और देख लेते हैं कि तत्व को दोनों ओर तत्व के परमाणु संख्या को बराबर कर लिया जाता है। उसके बाद तत्व के जो अभिकारक और उत्पाद के भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी दे दिया जाता है कि कौन सा स्टेट में हो रहा है। जैसे गैसीय स्टेट में है तो उसके आगे G लिख दिया जाता है, तो ये पता चल जाता है कि वो गैसीय स्टेट में है। तो इसी प्रकार तीसरा है कि कभी कभी अभिक्रिया ताप दाब के उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, तो उसे भी लिख लिया जाता है तीर के चिन्ह के ऊपर। जैसे यहाँ हो गया कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया का जो इक्वेशन है, इसमें सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल हो गया। या दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड था H2O,
में ये टेम्परेचर दाब को बता रहा है, तो इसको भी लिख लिया है। तो अब अगला हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया है तो ये कितने प्रकार की होती है। तो ये हम देखने वाले हैं, जैसे विस्थापन अभिक्रिया हो गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया और ऊष्माशोष अभिक्रिया हो गया। तो ये अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।